Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic. So in the previous lecture, we have started the various powers and functions, the multidimensional role of our parliament. ठीक है. So the first head we have covered was legislative head, the legislative powers and functions of the parliament. So now we will proceed to executive powers and functions P and F, and in this chronology we will discuss all the powers and functions. In the previous classes I have told you 90% of the powers and functions. It means whatever we are studying in today's class, 90% of the syllabus we have completed together in our previous classes. ठीक है. So the add-ons, the nuances which I will be telling you in this particular class, वही बस थोड़ा सा ऐड कर लेना उसी जगह पे. ठीक है. So executive powers and functions. So what is the basic relation between legislature and executive in the parliamentary form of government also? So जो basic relation क्या है? बेसिक रिलेशन ये है कि पार्लियामेंट है पप्पा और एग्जीक्यूटिव है उसका बच्चा, है ना. इफ इन द एमसीक्यू फॉर्मेट आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द बेसिक मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूंगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और एग्जांपल आई हैव कोटेड इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. सो इफ आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस दैट देर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेशन. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है रिटन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड है एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो सबको आंसर पता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. बाकी सब भी करेक्ट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव इज बच्चा ऑफ लेजिस्लेचर. ठीक है. सो जो बेसिक रिलेशन है ये है ना. तो एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगी? माता पिता ही तो बच्चे को जन्म देंगे. सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू elect a body of representatives which is nothing but council of ministers. एग्जीक्यूटिव पैदा कौन करेगा? लेजिस्लेचर अपने आप से देगा वो पूरा सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो सबसे पहली बात तो वही है. अब बच्चा कभी भी गलती करेगा तो उसको देखने के लिए वापस माँ बाप का रोल आएगा, है ना. पड़ोसी का तो आएगा नहीं. कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है, पर वैसे तो आएगा नहीं ना. तो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं वो ये भी काम करती हैं टू कीप ए चेक, टू कीप एन आई, टू रेगुलेट द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना. कैसे एक्शंस चेक कर सकते हैं? सो इन द पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू इन पर्टिकुलर लोकसभा, द लोअर हाउस. ठीक है ना. हाउस ऑफ पीपल में तो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो लोकसभा में ही हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड ऑल दिस. विद द हेल्प ऑफ मनी बिल, लेजिस्लेचर विल कीप अ चेक ऑन द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना. Various important decision or bills which have been introduced in the Lok Sabha, if they got defeated, then automatically a confidence motion or a no confidence motion will be introduced in the Lok Sabha. तो उससे क्या होगा? Government have to prove its majority that he is still in the majority. ठीक है. ये पर्टिकुलर बिल में हमारे बिल वोट कैसे नहीं पड़े ये हमको पता नहीं, बट वी आर इन मेजोरिटी. सो इफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस मोशन विल बी पास्ड, इट मीन्स गवर्नमेंट इज एंजॉइंग द मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड इट विल कंटिन्यू फॉर रिमेनिंग ऑफ इट्स टर्म. ठीक है. बट इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन पास्ड बाय द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, देन
Yes, it is mandatory for the Council of Ministers to resign from their respective offices, and the Lok Sabha, the lower house of the parliament, will automatically get dissolved. किससे? President, by president से, and re-elections will take place of the Lok Sabha, है ना? तो इसमें कॉन्फिडेंस मोशन भी आ जाएगा या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, है ना? देन कट मोशंस एंड पॉलिसी, जो मैंने आपको बताई थी, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट, सो दीज टाइप ऑफ मोशंस, इनमें अगर आप कट मोशंस अगर आपकी पूरी पास हो रही हैं, इट मीन्स द COM, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इज नॉट एंजॉइंग मेजोरिटी. दैट्स वाई देर इज अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ द कट मोशंस. आपके पास इतने मेंबर्स ही नहीं है ना? सो विद दीज एंड एक्सेट्रा ऑल्सो देर आर वेरियस प्रोविजंस. अगर मैं और प्रोविजंस की बात करूँ तो क्या आएगा? जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, वी हैव टू रिकॉल देम एंड पुट इट हेयर, है ना? इन द फ्यूचर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग मेंस क्वेश्चन, या अभी पूरी पॉलिटी खत्म कर देंगे, इसके बाद वी विल गो ऑन टू डिफरेंट सब्जेक्ट. बट साथ के साथ बाद में ये भी प्लान है कि एक पर्टिकुलर मेंस की क्लास लाएंगे. उसमें क्या होगा? ओनली पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस, जो भी डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, half of the questions I have covered in this particular class also, like amendability of fundamental rights, the tussle between fundamental rights and DPSP, directive principle of state policy. So these kind of things we will took there also. ठीक है? So all the descriptive part or the mains related part we will discuss it in another videos, है ना? तो वही बताया था मैं, जो भी आपको याद है वो यहाँ लिख दीजिए. और कैसे लेजिस्लेचर इनकी जिम्मेदारी तय कर सकता है, COM की कैसे कर सकता है. सो इन द प्रीवियस क्लासेस, सेशन वाली क्लास में, उसमें क्या पढ़ा था हमने? द फर्स्ट आर, क्या कर रहे हैं इसमें? अकाउंटेबिलिटी तो चेक कर रहे हैं ना, आप कितना अकाउंटेबल हो, हाउ अकाउंटेबल द COM और एग्जीक्यूटिव इज टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. और बताओ. 0R, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, बहुत कुछ है. ठीक है? सो दीज आर ऑल द डिवाइसेस विच आर फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन पूरा. ठीक है? फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, बताइए क्या है? मनी बिल्स. All the taxes that are collected by government of India and all the money which will be appropriated or withdrawn from the consolidated fund of India, ये पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना हो सकता है या नहीं, इतना सा बता दो. Of course not. In the previous classes we have studied that consolidated fund को अगर आपने छुआ तो it will require parliamentary approval. ठीक है? So all the taxes which have been collected in our country, they have the backing of a particular law. They have the authority of law. It means a particular law has been passed by the parliament that it is the duty or it is the right of parliament to collect the respective taxes. और जब ये पर्टिकुलर बिल पास हुआ तो कहाँ से हुआ? वाया पार्लियामेंट. It means prior approval of parliament is required or parliamentary approval is required for the collection of taxes under law as well as appropriation of any amount of money from the consolidated fund of India. तो ये भी एक अच्छी स्टेटमेंट है. और कौन सी है फाइनेंशियल पावर्स? मनी बिल को आप डिफीट कर दो, है ना, तो क्या हो गया? फाइनेंशियल पावर्स हो गई. ये एग्जीक्यूटिव पावर्स में एक और याद आ गई मुझे, ऐसे याद आते रहेंगे, आपको भी याद आते रहेंगे. मोशन ऑफ थैंक्स बोला था. मोशन ऑफ थैंक्स कब आता है? बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, वापस आकर देख लेना. ठीक है? फाइनेंशियल पावर्स है मनी बिल्स, कट मोशंस, इन सबसे तो फाइनेंशियल पावर डिसाइड हो रही है. और मोर इम्पोर्टेंट द
COM पर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्स, वो भरता है, वो किससे भरता है? बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हाथ लगाया, सो इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल से ही जो COM का पर्स है वो आता है। तो ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होती है? इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वी हैव 6,000 crores of rupees. For the financial year of 2019 and 20, the COM is demanding 600 crore rupees. It means 1st April 2019 to 31st March 2020. For the particular time period, the COM is demanding 600 crore rupees. ठीक है, so while appropriating or withdrawing this amount फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कितना भी COM एक बार में ले सकता है। द मैक्सिमम लिमिट इज 600 करोड़ अप टिल 31st मार्च ऑफ 2020। ठीक है, तो ये जो आ रहा है COM के पर्स में मनी, ये जो अप्रूवल मिल रहा है वो कौन दे रहा है? पार्लियामेंट। एक और फाइनेंशियल पावर है। ठीक है, मान लीजिए दिस पर्टिकुलर अमाउंट हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर द expenditure of council of minister in a particular year 2019-20. Two cases will arise. First is rupees 500 crore has been used in the development of our country, है ना? 100 crore is remaining in the COM purse. It is a prerogative of COM to withdraw rupees 100 crore more from the consolidated fund of India, but situation is like this that 31st March of 2020 has been arrived. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल के लिए COM will demand 600 crore of rupees from the consolidated fund of India with the parliamentary approval. तो इसका मतलब क्या ये है कि 2020-21 में COM के पर्स में 700 करोड़ है? नहीं, दिस इज रूल ऑफ लैप्स. इट मीन्स वट एवर अमाउंट that will be left in the purse of the COM at the end of the financial year will get lapsed जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ. समझ गए? दिस 100 करोड़ अमाउंट विल बी refunded in the consolidated fund of India. Understood? The second situation arises when फिर से वही है 500 करोड़ किसकी डेवलपमेंट में? इंडिया की या नेताओं की? इंडिया की, है ना, ऑब्वियसली. अच्छी बातें बोलते हैं. सो 500 करोड़ हैज़ बिन इनकर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, बट अभी है 21 मार्च ना कि 31 मार्च. सो विद इन 10 days द रूल ऑफ लैप्स दिस पर्टिकुलर डिवाइस विल बी applicable and all the remaining amount of money in the purse of COM will be refunded in the consolidated fund of India. But 10 days is left. So in these particular 10 days government will give the huge expenditure to all of its जो भी योजनाएं होती है ना, जैसे PM किसान योजना एंड ये सब ऐसी योजनाएं बहुत सारी स्टार्ट कर देगा वो. क्यों? बिकॉज ही नो द रूल ऑफ लैब्स विल केम इन टू इफेक्ट ऑन 31 मार्च. ठीक है, और अगर अभी हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खर्च करेंगे, क्या पता इलेक्शन का भी साल हो जाए, है ना, तो फिर जनता देखेगी यस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. सो दिस इज अ वेरी गुड गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो, एंड वी हैव टू वोट दिस गवर्नमेंट इन टू पावर इन द नेक्स्ट 5 years. ठीक है, तो ये सब पॉलिटिक्स भी दिमाग में रहती है उनके. सो द गवर्नमेंट विल ट्राई टू यूज दिस ₹100 करोड़, इन दिस केस ₹100 करोड़ इन द नेक्स्ट 10 days. ठीक है, बाय लॉन्चिंग वेरियस योजनास. ठीक है, सो यही जो पर्टिकुलर थिंग है कि इतने पूरे साल में अपने 500 करोड़ और 10 दिन में 100 करोड़ खर्च कर दिया, दिस इज नथिंग बट मार्च रश. अच्छा समझ आ गया होगा आपको. So these are some financial powers and functions.
कंस्टिट्यूएंट पावर्स, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये हमने पढ़ रखा है पहले। 3 मेजॉरिटी से वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द पासिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव बिल्स ऑल्सो, सिंपल, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस स्टेट्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स में हमको बस इतना याद रखना है, एक तो ये चीज़ मैंने बता दी कि 3 मेजॉरिटी होती है, एंड सेकेंड इज एक टर्म है विच इज रिलेटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दैट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीएम्बल लेक्चर, गो एंड वॉच दैट लेक्चर। सो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, इन दोनों के बीच का मीडियम लिया है हमने। जुडिशियल सुपरमेसी इज द आइडिया फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इज द आइडिया ऑफ ब्रिटिश पॉलिटी, ठीक है। सो दीज आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ स्केल एंड वी आर वॉकिंग ऑन द मिडल पाथ, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में अगर ये कभी आ जाए कि इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, सो इट इज़ रॉन्ग। इंडिया हैज़ जुडिशियल सुपरमेसी, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वी हैव टेकन अ मिडल पाथ, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स में यही है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट टचिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। सो एक तो शायद से एक एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में ये टर्म आई हुई है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो नहीं होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड वी हैव गिवन 3 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो A, B, C, A, B, only A, none of the above. So this type of questions have been asked in the one of the UPSC exams. I think it is prelims or some CDS or CAPF exam. So उसमें पूछा हुआ था Parliament can amend each and every provision of the Constitution. बस इतना ही लिखा था. So this is correct or not? Generally it is correct. बट इसके आगे अगर आप कुछ दे नहीं रहे और आपने ईच एंड एवरी प्रोविजन ही लिख दिया तो इसका मतलब इट इज सेइंग अबाउट और पॉइंटिंग आउट द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एज दैट ऑफ ब्रिटेन। तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट, और ये गलत थी भी, है ना। सो ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बट देर इज अ लिमिटेशन, देर इज अ लक्ष्मण रेखा, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। आप ईच एंड एवरी प्रोविजन को अमेंड कर दो, बट जैसे ही वो ईच एंड एवरी प्रोविजन इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये आपकी कोई पावर रह नहीं जाती है। समझ में आ गई? तो टोटलिटेरियन पावर नहीं है हमारे पास पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, जुडिशियल पावर्स आर दोज पावर्स इन विच यू हैव अ डिस्क्रिप्शन। कैसे? इफ देयर इज अ केस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर अ डिस्ट्रिक्ट जज, एक केस आया आपके पास एंड यू हैव टू चूज वेदर दिस इज द ट्रूथ और दिस इज द ट्रूथ, है ना। तो ट्रूथ तो कोई एक ही होगा, दोनों तो सच हो नहीं सकते हैं, तो आप उनमें से एक चुन सकते हो एंड इट इज़ अप टू योर डिस्क्रिप्शन। लॉयर्स ठीक है अपने अपने पॉइंट्स बोल देंगे, बट इट इज़ अप टू योर डिस्कशन हाउ टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द IPC और CRPC, है ना। सो डेट इज नथिंग बट योर जुडिशियल पावर्स, है ना। सो जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं? इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज करना है, हाई कोर्ट जज करना है, जरूरी कोई ना हमें करना है, बट इन आवर ओन डिस्क्रिप्शन हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि यस हमें सुप्रीम कोर्ट का जज को इम्पीच करना है। नॉट इम्पीच, इम्पीच इज अ इनफॉर्मल टर्म, रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, दैट्स वाई वी आर पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। नहीं, अगर नहीं करना तो नहीं करेंगे, है ना। और किसको? चीफ इलेक्शन कमीशन। और किसको? कैग, है ना। कैग कैसे होता है? सेम ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। और किसको हम इम्पीच कर सकते हैं? ये अच्छा टर्म भी, इम्पीच किसके लिए? प्रेसिडेंट। डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट ही है, किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है नहीं। और क्या है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। सो दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ द जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है।
नेक्स्ट इज इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर मतलब सम काइंड ऑफ इलेक्शंस की बात हो रही है, इतना तो आपको समझ आता है इलेक्टोरल पावर्स। और कौन से इलेक्शंस की बात? अंडर द हेड ऑफ मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन्स इलेक्शंस दैट आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। जो इलेक्शंस पार्लियामेंट में हो रहे हैं या पार्लियामेंट के द्वारा हो रहे हैं। सो लोकसभा इलेक्शंस किस में हो रहे हैं? ठीक है, वो सब सही है, लॉजिकली ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग इट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द इलेक्शंस। तो लोकसभा इलेक्शंस नहीं आएंगे, राज्यसभा इलेक्शंस नहीं आएंगे, तो फिर कौन से इलेक्शंस आएंगे? प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, और कोई इलेक्शंस होते हैं? वी हैव स्टडीड और नॉट सम काइंड ऑफ इलेक्शंस टेकिंग प्लेस इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ये मान लो चलो। डेप्यूटी चेयरमैन, इन सब के भी तो होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इलेक्टोरल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। सो दीज आर ऑल द हेड्स, वी हैव कवर्ड ऑल द हेड्स रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद एक मेंस के टॉपिक्स आते हैं। आई हैव टोल्ड यू वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर मेंस टॉपिक, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसमें क्या है। एक तो है कि इनइफेक्टिव रोल ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ our great constitutional fathers have envisioned this great document constitution and gave the particular book to us and we are governing on the same lines, constitution के द्वारा हम गवर्न किए जा रहे हैं। बट क्या ये पार्लियामेंट और ये जो पूरी डिवाइस हमने स्टार्ट की है, पूरा सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया है, वो इफेक्टिव है या नहीं ऑन द ग्राउंड? ठीक है, सो देयर आर वेरियस नेगेटिव पॉइंट्स of this particular parliamentary system. Most of the authors or most of the criticism of the parliament is on the basis that parliament is not effective in nature. Why it is not effective in nature? Because yes, you have given various provisions to make executive accountable to the legislature, but legislature is itself not competent to make this particular COM as responsible. कैसे? We have talked about गिलेटिन या जिलेटिन इफेक्ट मोशन। क्या होता है ये? कि only 20% of the bill, money bill will be discussed upon and rest of 80% of the bill will be clubbed to 20% and we will be putting it to vote. ठीक है, सो दिस गिलेटिन इफेक्ट इज itself showing the ineffectivity of the parliament. Second is no expertise. जो भी नेता जाते हैं, the representatives that we vote on, they are only layman persons or citizens of India. They are not expertised on some basic principles or basic subjects. ठीक है, although we have 12 nominees in the राज्यसभा, बट कहाँ 545, 250 की बात कर रहे हो और कहाँ 12 बस, है ना। सो पार्लियामेंट इज लैकिंग द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो सब तो बाबू लोगों के पास है, IAS के पास है वो तो, पर वो तो इलेक्टेड हेड है नहीं। इलेक्टेड हेड कौन है? जो भी नेता है हमारे, है ना। मोर ओवर दिस पर्टिकुलर मनी बिल, आई हैव टोल्ड यू वन टर्म, डिमांड फॉर ग्रांट्स। इट इज़ वेरी टेक्निकल इन नेचर एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निकल डॉक्यूमेंट विल बी डिस्कस्ड बाय दीज लेमैन सिटीजन्स which don't have any expertise तो छोड़िए, which don't have the knowledge of even 12th class, है ना। So how come our parliament will be effective via these some kind of provisions, है ना। एक और है time inefficiency, efficiency का साइन है ये। So Indian political system is governing
145 या 135 जितने भी करोड़ हम लोग जनता है हमारी इंडिया की, सो और कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्निंग दिस मच ऑफ पॉपुलेशन, है ना। एंड वी हैव गिवन ओनली 3 सेशंस, और वो भी कितने, 1 से 1.5 महीने के, टू द पार्लियामेंट। तो इतनी बड़ी आप सिस्टम, दिस ह्यूज सिस्टम यू आर रनिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 3 सेशंस, इतने भी डिस्कशन में आप खत्म कर दे रहे हो। ऐसे तो फिर 45 करोड़ का यूएसए, उसके भी इतने सेशन हो रहा है, तो उसमें और इसमें सिस्टम में डिफरेंस क्या रहा, आप समझ रहे हो बात को। सो दिस इज ऑल इंडिकेटिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो दिस इज द मेन टॉपिक, और भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स हैं, वो भी बता सकता हूँ मैं, तो रहने देते हैं अभी। फिर इसमें एक टॉपिक आता है कि राज्यसभा एंड लोकसभा, इस राज्यसभा इज इन इक्वल टू द पावर्स ऑफ लोकसभा, और इज राज्यसभा इज सेकेंडरी टू लोकसभा, इज राज्यसभा इज सेकेंडरी टू लोकसभा, और राज्यसभा इज सेकेंडरी चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर एग्जामिनेशन। ये भी हम वही मेंस क्लास में अच्छे से एक एक टॉपिक लेके करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इन सम मैटर्स लाइक मोस्ट ऑफ द मनी मैटर्स, Lok Sabha is much more powerful. Why? Because in the Lok Sabha, as the name suggests, House of People, it means, or House of Representative, it means the citizens of India has elected them and put in their respective seats. So it means all the matters, all the accountability किसके ऊपर आएगी, लोक सभा के ऊपर। In the Rajya Sabha there is indirect elections, I have told you. सो राज्यसभा में जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, सो राज्यसभा विल नॉट बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसीलिए सारे मनी मैटर्स लोकसभा के पास दिए गए हैं। अच्छा, इट मीन्स राज्यसभा इज सेकेंडरी टू लोकसभा? नो, राज्यसभा इज नॉट सेकेंडरी टू लोकसभा, रादर इट राज्यसभा इज अ सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसको लाए क्यों? बिकॉज टू अवॉइड हेस्टी लेजिस्लेशन इन सम ऑफ द केसेस, लोकसभा के अंदर किसकी मेजोरिटी है? ऑफकोर्सली द रूलिंग पार्टी, तभी तो वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स विल गेट पास्ड इन लोकसभा विद ईज, बट इन राज्यसभा देयर इज अ रियल टेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स, सो इट विल अवॉइड हेस्टी लेजिस्लेशन। ठीक है, मोर in this particular context only, there is 12 nominees, 12 expertise in their respective fields that will be inculcated in the discussions of the Rajya Sabha. It means a rich discussion will be taking place in the Rajya Sabha than in comparison to Lok Sabha. Then Rajya Sabha has also given some special powers like 249. क्या होती है कि राज्यसभा स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को पावर दे सकती है कि भाई यू हैव पार्लियामेंट, यू हैव पावर, आवर पावर, स्टेट्स बोल रहे हैं, यू हैव अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर, है ना। ये सब पढ़े हुए हमने, आप भूल गए होगे। फिर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ओनली राज्यसभा, दिस पर्टिकुलर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ओनली टू मेक 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना। So there are some powers which are exclusive to Rajya Sabha only, and there are some which are exclusive to Lok Sabha, which are generally the money matters. एक और राज्य सभा की क्या है? Removal of Vice President, I think Article 67. So all these particular powers are exclusive to Rajya Sabha. So it shows that Rajya Sabha is equally as important as Lok Sabha in our Indian parliamentary system. तो ऐसा आपको क्लोज करना है। तो आपको समझ आ गया होगा ये सब क्या है। मेंस का सब्जेक्ट है ये सब, वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, बट अभी भी प्रीलिम बहुत पास है तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंसंट्रेटिंग अपॉन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बहुत ही छोटा चैप्टर है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम and also various mock test there is this particular parliamentary privileges क्वेश्चन, जो पूरा टॉपिक है इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन, हमारा सेशन पार्लियामेंट का नहीं, वी विल बी पॉन्डरिंग अपॉन
द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टॉपिक। उसी के साथ साथ मैं अभी अभी तो स्टार्ट नहीं करूँगा, पर कुछ टाइम लग जाएगा मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी ये मॉक टेस्ट आते हैं किसी भी जो भी वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके भी जो भी मॉक टेस्ट हैं वो हम एकदम लाइव सॉल्व करते हैं, तो वो भी करके देखते हैं कैसा आएगा रिस्पॉन्स है कैसा नहीं। सो तब तक के लिए अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।